स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 10.2 एक्सरसाइज का। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। कंप्यूट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स। आपको मैग्नीट्यूड निकालना है जहां पर आपको ए वेक्टर दे रखा है हमें i प्लस जे प्लस के। कोई भी अगर एक वेक्टर है वो किस तरीके से लिखा जाता है, ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, और इसके मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो यानी कि इसके अलोंग क्या है 1, इसका कोफिशिएंट भी क्या है 1 और इसका कोफिशिएंट भी क्या है 1, यानी कि ए बी सी तीनों की वैल्यू क्या हुई 1। तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी कि 1 प्लस 1 प्लस 1 दैट इज √3। सिंपल, ठीक। तो बाकी के जो दो दे रखे हैं आपको बी वेक्टर और सी वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड आप खुद निकालोगे, ठीक है। राइट टू डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड। हमें दो ऐसे वेक्टर्स लिखने हैं जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो। आप खुद सोचो कि अगर मुझे मैग्नीट्यूड सेम करना है तो दैट मीन्स मुझे ऐसे वेक्टर्स चूज करने होंगे जिनके कोफिशिएंट्स लगभग सेम से हो। ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि मैंने एक वेक्टर तो सपोज करो यही चूज कर लिया i प्लस जे प्लस के। एक बी वेक्टर मैंने चूज कर लिया i प्लस जे प्लस माइनस के। अब देखो अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालूंगी तो सेम ही आएंगे, ठीक। चलो एक और एग्जांपल लिख देती हूँ तुम्हारे लिए। दो वेक्टर लिखने हैं ना, दो वेक्टर के पेयर लिख देती हूँ मैं। अब देखो मैंने यहाँ लिखा 2i प्लस 3j प्लस 4k। मैंने एक बी वेक्टर लिख दिया 4i प्लस 2j प्लस 3k। आपसे पूछा गया है कि एग्जाम्पल दो ऐसे दो वेक्टर्स की जिनकी डायरेक्शन सेम हो। डायरेक्शन सेम का मतलब क्या है, वो कह रहे हैं कि आपके वेक्टर्स पैरेलल होने चाहिए। अब पैरेलल वेक्टर्स के लिए हमने ये पढ़ा कि उनके डी सेम होते हैं या प्रोपोर्शनल हो सकते हैं, ठीक है। तो सपोज करो मैंने कोई एक ए वेक्टर लिया 2i प्लस 4j प्लस 6k, और एक मैंने बी वेक्टर ले लिया 4i प्लस 8j प्लस 12k। एक मैंने ये ले लिया। ये है पैरेलल वेक्टर्स की कंडीशन। ए वेक्टर लैम्डा बी वेक्टर के बराबर है। अब ए वेक्टर है यहाँ पे 2i प्लस 4j प्लस 6k। यहाँ पे मैं बी वेक्टर के अंदर से कॉमन क्या है, पर लैम्डा क्या कॉमन निकाले, 2 कॉमन निकाला हमने। 2 कॉमन निकालते ही हमारा वेक्टर क्या हो गया, वही वाला वेक्टर हो गया सेम, ठीक है। तो पैरेलल वाली कंडीशन हमारी यहां पर फुलफिल हो रही है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y सो दैट द वेक्टर्स आर इक्वल। आपको क्वेश्चन में दो वेक्टर दे रखे हैं। सपोज ए वेक्टर है हमारे पास 2i प्लस 3j और एक बी वेक्टर है हमारे पास xi प्लस yj। उन्होंने कहा है कि दोनों वेक्टर्स इक्वल हैं। मैंने आपको इक्वल वेक्टर्स की कंडीशन क्या बताई है कि उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग डायरेक्शन रेशियोज होते हैं वो क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो सो दैट मीन्स x की वैल्यू आ गई 2 और y की वैल्यू आ गई 3। ये a पॉइंट है, ये b पॉइंट है, 2 और 1, और टर्मिनल पॉइंट है आपका -5 और 7। उन्होंने कहा है इन दोनों पॉइंट से बनने वाला स्केलर और वेक्टर कॉम्पोनेंट बनाना है। तो मैं अगर ए बी वेक्टर बनाऊं, ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया, तो x2 माइनस x1i, y2 माइनस y1j। बट हमने तो फॉर्मूले में z2 माइनस z1k भी पढ़ा है, और यहां तो मुझे z के कंपोनेंट से नहीं मिले, यहां तो मुझे उनके क्या नहीं मिले, पॉइंट से नहीं मिले। तो दैट मीन्स z क्या होगा यहाँ पर 0, z1 यहाँ पर 0 और z2 यहां पर 0, क्योंकि हम 3D पढ़ रहे हैं तो हम 2 में इसको नहीं छोड़ सकते। तो अब आपका ये वेक्टर कैसे बनेगा, यानी कि -5 माइनस 2i प्लस 7 माइनस 1j प्लस 0 माइनस 0k। तो ये हो गया आपका माइनस का 7i प्लस का 6j। दैट मीन्स अगर आपसे पूछा गया है अब स्केलर कॉम्पोनेंट, तो स्केलर होते हैं ये वाले पॉइंट्स, डायरेक्शन रेशियोज जो होते हैं। तो स्केलर तो है आपके -7 और 6, और ये जो मैंने वेक्टर की फॉर्म में यहाँ लिखा ही है यही इसके वेक्टर कंपोनेंट है, ठीक है। फाइंड द सम ऑफ द वेक्टर्स। अब आपको 3 वेक्टर्स दे रखे हैं। एक है ए वेक्टर i माइनस 2j प्लस k, बी वेक्टर है आपके पास -2i प्लस 4j प्लस 5k, और सी वेक्टर है आपके पास i माइनस 6j माइनस 7k। उन्होंने आपसे बोला है फाइंड द सम ऑफ द वेक्टर्स। सम ऑफ द वेक्टर्स का मतलब क्या है, ए वेक्टर्स प्लस बी वेक्टर प्लस
सी वेक्टर। ठीक, इसका सम करना है। सम करते टाइम जो आई के कंपोनेंट्स है उनको आई से प्लस करना है, जे वालों को जे से और के वालों को के से, कंपोनेंट्स को सिर्फ कंपोनेंट्स को। यानी कि यहाँ पे है 1 -2 और 1, यानी कि कैसे लिखोगे 1 -2 और 1, ये हो गया आपका i, प्लस यहां पर -2 4 प्लस -6 ये हो गया j, और इधर 1 + 5 + -7 k। तो ये कितना आ गया आपका, ये तो हो गया 0। इधर कितना आएगा देखो, -6 और -2 -8, -8 और 4 माइनस का 4, इधर आपके पास 6 और -7 तो माइनस का k। तो क्या है आपका आंसर, -4j -k। ठीक है। 7th क्वेश्चन, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। आपको एक a वेक्टर दे रखा है i + j + 2k, आपको इसका यूनिट वेक्टर निकालना है। तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला लिखो सबसे पहले, a वेक्टर अपॉन में a वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो पहले मैग्नीट्यूड ही निकाल लेते हैं। मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है, इनके कोफिशिएंट्स का सम का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, यानी कि 1 + 1 + 4 दैट इज √6। कोई दिक्कत। अब आपने उसको कैसे लिखना है, i + j + 2k, ये आपका वेक्टर हो गया a वेक्टर, अपॉन में √6। कैसे लिखोगे, 1/√6i + 1/√6j + 2/√6k। सिंपल। 8th क्वेश्चन पे आते हैं हम। फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर PQ वेयर P and Q आर द पॉइंट्स 1 2 3 and 4 5 6। आपको दो पॉइंट्स दे रखे हैं, ये है 1 2 3 और Q पॉइंट है आपके पास 4 5 6। आपको इन दो पॉइंट से एक वेक्टर क्रिएट करना है। जब आपको दो पॉइंट से एक वेक्टर क्रिएट करना होता है तो उसका फॉर्मूला लिखवाया था मैंने आपको। पहली बात तो इन्हें लेट करो कि ये x1 y1 z1 है, ये x2 y2 z2 है। ठीक है, आपको बनाना है PQ वेक्टर। तो फॉर्मूला क्या है, x2 - x1i प्लस y2 - y1j प्लस z2 - z1k। हाँ, अब देखो जरा, x2 - x1 यानी कि 4 - 1 5 - 2 और यहां पे 6 - 3, तो ये आ गया आपका 3i + 3j + 3k। 9th क्वेश्चन की तरफ। 9th क्वेश्चन है, फॉर गिवन वेक्टर्स, आपको ना दो वेक्टर्स दे रखे हैं। दो वेक्टर्स क्या है, a वेक्टर है 2i - j + 2k -i + j -k। क्वेश्चन में कहा गया है कि आपको फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर a + b, यानी कि a + b का यूनिट वेक्टर निकालना है आपको। तो सबसे पहले मैं लेट करती हूं a + b = c वेक्टर। वेक्टर और b वेक्टर को प्लस करके जो वेक्टर बनेगा वो c के बराबर है। तो हमारा c वेक्टर क्या हुआ, प्लस कैसे करते हैं, क्या है एडिशन प्रॉपर्टीज हमारी, i वाले को i वाले से प्लस करना है, यानी कि 2 - 1 क्या बचेगा 1 -1 + 1 क्या हो गया, ये 0 प्लस 2 - 1 क्या बचा ये आपके पास 1, यानी कि आपका c वेक्टर क्या निकल कर आया है i + k। कोई दिक्कत। अब हमें बनाना है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का आपको सिंबल पता है क्या होता है, c कैप, और यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, c वेक्टर अपॉन में c वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो अब यहां पर हम मैग्नीट्यूड भी निकाल देते हैं हैंड टू हैंड। अब मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है, a का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, b तो हमारे पास है ही नहीं, तो c का स्क्वायर यानी कि अगेन 1 का स्क्वायर, तो ये हो गया आपका 1 + 1 विच इज √2। तो यूनिट वेक्टर आपका क्या बना, i + k अपॉन में √2, जिसे आप कैसे लिखोगे 1 में √2i प्लस 1 में √2k। फाइंड अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर। एक आपको वेक्टर दे रखा है क्वेश्चन में, सपोज a वेक्टर है वो 5i - j + 2k। ठीक है,
विच हैज मैग्नीट्यूड 8 यूनिट्स, मतलब आपको एक ऐसा वेक्टर निकालना है जिसका मैग्नीट्यूड 8 यूनिट हो। तो पहले मैं एक ऐसा वेक्टर निकालूंगी जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, और जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है उसे क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर। तो दैट मीन्स पहले मैं इसका यूनिट वेक्टर निकालूंगी। तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, ए वेक्टर का अगर मुझे यूनिट वेक्टर निकालना है तो ए कैप यानी कि ए वेक्टर अपॉन में ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है फिलहाल, ए का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर, बी का स्क्वायर यानी कि -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर, उसके बाद 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर ये हो गया आपका 25 + 1 + 4 यानी कि √30 मैग्नीट्यूड आ गया। अब आप यूनिट वेक्टर बना लो, इससे क्या बनेगा 5i - j + 2k अपॉन में √30। ये वो वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 1 है। मुझे ऐसा वेक्टर निकालना है जिसका मैग्नीट्यूड 8 हो, तो मैं इसी वेक्टर को अगर 8 से मल्टीप्लाई कर दूं दोनों साइड तो देखो जरा, तो अब यहां पे आ जाएगा आपका 40/√30i -8/√30j + 16/√30k। ये एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 8 है। हाँ वो 11th, शो दैट द वेक्टर्स आर कॉलिनियर्स टू। ये दो वेक्टर्स है हमारे पास, इसे हमें कॉलिनियर प्रूफ करना है। अब कॉलिनियर प्रूफ करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं, या तो मैं ये वाली कंडीशन प्रूफ कर दूं जो पैरेलल वेक्टर्स की कंडीशन है, क्योंकि पैरेलल वेक्टर्स हमारे कॉलिनियर ही होते हैं, या तो मैं ये कंडीशन प्रूफ कर दूं, या मैं डायरेक्शन रेशोज को, या इनके डायरेक्शन रेशो सेम या प्रोपोर्शनल हो। आप दोनों में से कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, तो चलो मैं ये वाला बताती हूँ आपको डीआरस। आपका ये A1 B1 C1 है, ये A2 B2 C2 है। प्रोपोर्शनल का मतलब होता है ये वाली कंडीशन। तो देखो A1 की वैल्यू क्या है 2, A2 की वैल्यू क्या है -4। इसी तरीके से B1 की वैल्यू क्या है, B1 की वैल्यू है -3, B2 की वैल्यू है 6, C1 की वैल्यू क्या है 4 और C2 की वैल्यू क्या है -8। तो ये देखो, अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो आपके वेक्टर्स, तो इसके डायरेक्शन रेशोज प्रोपोर्शनल निकल गए, सेम और प्रोपोर्शनल है, तो दैट देयरफॉर द वेक्टर्स आर। देखो 12th क्वेश्चन क्या है, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वेक्टर i + 2j + 3k। ठीक है, हम इसके डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हैं। अब डायरेक्शन कोसाइंस के लिए हमें निकालना होता है L, M और N। ठीक है, L, M और N, जहां पर L का फॉर्मूला होता है A अपॉन में A² + B² + C², M होता है B अपॉन में A² + B² + C², N होता है C अपॉन में A² + B² + C²। तीनों फॉर्मूलों में डिनोमिनेटर सेम है, तो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले यही निकाल लेते हैं क्या, कि A² + B² + C² है कितना। तो देखो जरा, 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर, यानी कि ये हो गया आपका 1 + 4 + 9 विच इज 14, √14 मिल गया। अब आपने बस क्या करना है, ए यानी कि 1 अपॉन में √14, बी के लिए b क्या है आपके पास 2 अपॉन में √14, n क्या है आपके लिए c अपॉन में अंडर रूट के अंदर A² + B² + C², तो आपके पास यहाँ पे c क्या है 3, तो 3 अपॉन में √14। बेसिकली क्या करना था, A B C डायरेक्शन रेशोज लिए, इनके डायरेक्शन रेशोज क्या थे 1 2 3, तो देखो 1 2 3 अपॉन में मैग्नीट्यूड वाला फॉर्मूला है, तो पहले हमने मैग्नीट्यूड ही निकाल लिया और उसको अपॉन में लिखते चले गए। ठीक है, नेक्स्ट 13th क्वेश्चन है, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ वेक्टर जॉइनिंग A पॉइंट दे रखा है आपको 1 2 -3, B पॉइंट दे रखा है -1 -2 और 1, डायरेक्टेड फ्रॉम A to B। यानी कि पहले आपको एक ऐसा वेक्टर क्रिएट करना पड़ेगा जो A से B की तरफ जाता हो। अब वेक्टर निकालना अब आपको आ चुका है, x2 - x1 यानी कि -1 -1, x2 - x1 प्लस y2 - y1 प्लस
Z2 माइनस Z1, देखो Z2 माइनस का साइन है और ये भी हमारे पास माइनस का है, ठीक है। तो वेक्टर बना हमारा माइनस का 2i, माइनस का 4j और प्लस का 4k। बताओ पहले, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्शन कोसाइंस के फॉर्मूले, a अपॉन में अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, m के लिए b अपॉन में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी। फॉर्मूले हो गए डायरेक्शन कोसाइंस के। क्योंकि यहां पर हमें सबके नीचे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर निकालना ही है, तो हम पहले वही कैलकुलेट कर लेते हैं। तो -2 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो ये आ गया आपका 4 प्लस 16 प्लस 16, यानी कि अंडर रूट 36। 36 का मतलब क्या हुआ? 6। आपने a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू निकाल दी। अब बस आपको क्या करना है, l के लिए a की वैल्यू क्या है आपके पास? -2, तो -2 अपॉन 6। m की वैल्यू क्या है? b क्या है आपके पास यहाँ पे? माइनस का 4। b क्या है आपके पास? माइनस का 4 अपॉन 6। और n क्या है आपके पास? 4 और अपॉन में 6। तो इसको अगर आप और सॉल्व करना चाहो तो आप लिखोगे -1/3, m की वैल्यू हो गई -2/3 और n की वैल्यू हो गई 2/3। ठीक है। अब 14th क्वेश्चन क्या है? 14th क्वेश्चन है, शो दैट द वेक्टर i प्लस j प्लस k इज इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सेस ox, oy और oz। पहले तो हम ये समझते हैं कि इन तीनों से बनने वाले एंगल्स को बोलते क्या है? डायरेक्शन कोसाइंस। याद है ना, पोजीशन वेक्टर से बनने वाले जितने भी एंगल्स होते हैं वो डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं हमारे। यानी कि अगर हमारे पास कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, क्योंकि ये OX एक्सिस है, ये आपका OY एक्सिस के अलॉन्ग हो गया, ये आपका OZ, ये X एक्सिस के अलॉन्ग, ये Y एक्सिस के अलॉन्ग और ये Z एक्सिस के अलॉन्ग, ये वो हमारे एंगल्स हैं। अगर ये तीनों इक्वल आ जाए तो हम कहेंगे कि इक्वली इंक्लाइंड है। तो इसके लिए मैं पहले इन्हीं की वैल्यूज फाइंड आउट करूं। अब आपको पता है कि ये L, M और N से डिनोट किए जाते हैं, तो मैं L, M, N की वैल्यू निकाल लेती हूँ, जिसके लिए सबसे पहले मुझे चाहिए होगा अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, क्योंकि इनके फॉर्मूले यही होते हैं। तो निकालो आप लोग भी साथ साथ। ये तो हम 2-3 बार कर चुके हैं। अब a की वैल्यू क्या है? देखो यहाँ पे 1, अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, इधर भी आएगा आपका, तीनों के कॉफिशिएंट्स 1 ही है, तो 1 अपॉन में 1 अपॉन में अंडर रूट 3, ये भी हो गया 1 अपॉन में अंडर रूट 3 और ये भी हो गया 1 अपॉन में अंडर रूट 3। क्योंकि देखो तीनों की वैल्यू 1 अपॉन में अंडर रूट 3 आ रही है। ठीक है, तो हमारे ये तीनों ही एंगल्स इक्वल माने जाएंगे। L की वैल्यू भी वही है, M की वैल्यू भी वही है और N की वैल्यू भी वही है। ठीक है, सो देयरफॉर इक्वली इंक्लाइंड। ठीक है, क्योंकि cos 1/√3, cos 1/√3, cos 1/√3, अल्फा बीटा गामा तीनों की वैल्यू सेम आई है। ठीक है, अब आते हैं एक नए फॉर्मूले की तरफ, सेक्शन फॉर्मूला। ये हमारा p वेक्टर हो गया, ये q वेक्टर हो गया। ये जो r वेक्टर है ये इसको इंटरनली कट कर रहा है। अब जब ये इंटरनली कट कर रहा है तो देखो 2 रेशो में डिवाइड करेगा इसको, एक हो गया हमारी m रेशो और एक हो गई हमारी n रेशो। तो ऐसे में इंटरनली में आपको सेक्शन फॉर्मूला किस तरीके से आप r वेक्टर निकाल सकते हो? m b वेक्टर प्लस n a वेक्टर डिवाइडेड बाय m प्लस n। देखो ये रहा a वेक्टर और ये रहा हमारा b वेक्टर। एक्सटर्नल में आपका वही r वेक्टर, देखो वही r वेक्टर एक्सटर्नली कट कर रहा है आपको। ये रहा आपका ये वाला r वेक्टर जा रहा है। अब यहां से देखो तो सेम फिगर है, पहले जो वेक्टर इस तरीके से इंटरनली कट कर रहा था, अब वही वेक्टर देखो आपको एक्सटर्नली कट कर रहा है। तो यहाँ पर ये वाला प्रोपोर्शन तो m हो गया, अगर आप इसको एक्सटेंड करोगे तो ये आपका n रेशो हो गया। तो यहाँ पर डिफरेंस ज्यादा नहीं है, फॉर्मूले में सिर्फ आपको क्या करना है, माइनस आ जाएगा और जहां जहां आपने प्लस लिखा है वहां वहां आप क्या करोगे, माइनस लगा दोगे। ठीक है, और एक आपके पास मिड पॉइंट फॉर्मूला है यहाँ पर कि अगर आपका जो r वेक्टर है ये अगर 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है मिड पॉइंट फॉर्मूला, तो a वेक्टर प्लस b वेक्टर डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब इसी का क्वेश्चन करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 15। फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट r which divides a line joining 2 points pq whose position vectors are these।
आपको पोजीशन वेक्टर दे रखा है, ए वेक्टर है i प्लस 2j माइनस के, बी वेक्टर है माइनस i प्लस j प्लस के। आपको रेशो दे रखी है 2:1, यानी कि आपका m और n की वैल्यू क्या है 2:1। दोनों तरीके से निकालना है आपको, इंटरनली और एक्सटर्नली। तो लगाते हैं फॉर्मूला हमारा। इंटरनली के लिए बात करें तो एम बी प्लस एन ए अपॉन में एम प्लस एन। तो एम है आपके पास 2, बी वेक्टर हो गया माइनस आई प्लस जे प्लस के, फिर एन है 1, ए वेक्टर दे रखा है आपको आई प्लस 2j माइनस के अपॉन में 2 प्लस 1। तो यह है आपका माइनस 2i, 2 मल्टीप्लाई कर दोगे पूरे में 2j प्लस 2k, और ये 1 मल्टीप्लाई करोगे तो एज इट इज आ जाएगा आपका वेक्टर अपॉन में 3। देखो 2i माइनस का 2 प्लस का 1, 2 प्लस 2 4j, 2 माइनस 1 प्लस के अपॉन में 3। तो आपका आर वेक्टर यहां पे बना -1 अपॉन में 3i, फिर उसके बाद प्लस 4 अपॉन में 3j प्लस 1 अपॉन में 3k। ये इंटरनल वाला निकाल लिया हमने, ठीक है। अब अगर एक्सटर्नली की बात करें तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सिर्फ माइनस का साइन आ जाएगा। अगेन m है आपके पास 2, अब आप लगाओगे फिर से b, माइनस का i प्लस का j प्लस का k -1, a वेक्टर है आपका i प्लस 2j माइनस का k अपॉन में 2 माइनस 1, ठीक है। तो ये आ गया आपका फिर से वही माइनस का 2i प्लस का 2j प्लस का 2k। हमने क्या किया, सिर्फ 2 को मल्टीप्लाई कर दिया इस पूरे वेक्टर में। यहां थोड़ा सा ध्यान रखना क्योंकि यहाँ माइनस का साइन है, वहां पे इतना फर्क नहीं पड़ा क्योंकि प्लस था तो सिंबल चेंज नहीं होते हैं, माइनस के साथ सिंबल चेंज हो जाते हैं। तो ये हो जाएगा आपका माइनस का i माइनस का 2j माइनस प्लस, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका प्लस का k, 2 माइनस 1 यानी कि क्या हो गया आपका 1, ठीक। अब देखो माइनस का 2 माइनस का 1, तो ये बचा आपका माइनस का 3i प्लस का 2 और माइनस का 2, तो j तो बचा नहीं, 0 रह गया। इधर आया आपका प्लस का 2 और प्लस का 1 यानी कि 3k। ये एक्सटर्नल वाले से आपके r वेक्टर की वैल्यू निकल गई। फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द वेक्टर। अब आपको यहां पे दिया है 2 3 4, क्यू वेक्टर है आपके पास 4 1 माइनस का 2, आपको मिड पॉइंट निकालना है। अब मिड पॉइंट के लिए ये ए वेक्टर कहलाएगा आपका 2i प्लस 3j प्लस 4k, ये आपका बी वेक्टर कहलाएगा 4i प्लस j माइनस 2k। अब आपको पता है कि मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डिवाइडेड बाय 2, तो 2i प्लस 3j प्लस 4k प्लस 4i प्लस j माइनस 2k। मैंने इन दोनों वेक्टर्स को प्लस करके लिखा है, डिवाइडेड बाय 2, तो 2 प्लस 4 6, 3 प्लस 1 4, 4 माइनस 2 तो प्लस का 2 डिवाइडेड बाय 2। अब आप चाहो तो इसको और सॉल्व कर सकते हो, 6 डिवाइडेड बाय 2 तो ये क्या बचेगा 3i, 4 डिवाइडेड बाय 2 तो 2j, 2 डिवाइडेड बाय 2 तो प्लस के। ये आपका मिड पॉइंट आ गया, पोजीशन वेक्टर का मिड पॉइंट, ठीक है। 3 पोजीशन वेक्टर्स दे रखे हैं, हमें इन्हें प्रूव करना है ये किसी राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं, ठीक है। तो इसके लिए पहले हमें इनके वेक्टर्स बनाने होंगे। तो पहला वेक्टर बनाते हैं हम ए बी वेक्टर, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। तो ये हो गया आपका 2 माइनस 3i प्लस -1 प्लस 4j प्लस 1 प्लस 4k, ठीक है। तो ये हो गया आपका माइनस का i प्लस का 3j प्लस का 5k। ऐसे ही हम निकालते हैं BC वेक्टर जो कि आपका आएगा 1 माइनस 2i प्लस -3 प्लस 1j प्लस -5 प्लस 1k। तो ये आपका आया माइनस का i माइनस का 2j और माइनस का 6। AC वेक्टर बनाते हैं 1 माइनस 3i प्लस -3 प्लस 4 प्लस -5 प्लस 4। तो ये आ गया आपका माइनस का 2i प्लस का j और माइनस का k, ठीक है।
अब हम इनके मैग्नीट्यूड्स निकाल लेते हैं। ए बी का मैग्नीट्यूड देखो, 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9 और अगेन 5 का स्क्वायर 25। तो ये आपका क्या निकल कर आया, ये आ गया आपका 35। ऐसे ही BC मैग्नीट्यूड निकालोगे अब आप BC वाले वेक्टर का, तो 1 का स्क्वायर 1, -2 का स्क्वायर 4 और -6 का स्क्वायर 36। ठीक है, तो ये आ गया आपका √41। फिर AC वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालोगे आप, तो -2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 और -1 का स्क्वायर ये भी 1, तो ये हो गया आपका √6। अब राइट एंगल ट्राइंगल का क्या मतलब है कि दो साइड्स के स्क्वायर का सम एक साइड के स्क्वायर के बराबर आ जाए, पाइथागोरस थ्योरम यही कहती है। तो यहां पर अगर मैं देखूं तो 35 + 6 कितना आ रहा है, 41, जो कि किसके बराबर आ रहा है, BC के वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर। तो हम इसे क्या लिखेंगे, AB का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस AC के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर किसके बराबर है, BC के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर। यानी कि ये हो गया आपका 35 + 6 = 41। सो देयरफॉर ये किस चीज के वर्टिसेस हैं, राइट एंगल ट्राइंगल के।